लेक्चर एंड आई वांटेड एन अपडेट कि आप लोगों ने इसमें क्या क्या मुश्किलात हैं, अभी तक आपने पढ़ी नहीं है या उसको देखा नहीं है, क्या क्या चीज़ें हुई हैं इसमें। तो लेट मी टेक अ बिट ऑफ इनपुट फ्रॉम यू गाइस। तो आप मुझे ये सबसे बताएं कि जो हमने असाइनमेंट में हमने यहाँ जो लिखा हुआ है कि सिस्टम कॉल्स को हमने थोड़ा डिफाइन करना है, उसकी टाइप्स क्या हैं, डू यू गेट दैट? इसका क्या मतलब है सिस्टम कॉल्स का, की जो टाइप्स हैं वो हमें कहाँ से देखनी होगी, कहाँ से आपको डिस्कस करना है इसको? शहजाद, नसीर, रफ़ी जी। जी, आप लोग सिस्टम कॉल्स का जो स्ट्रक्चर है वो आप कहाँ से देख पाएंगे? एनी आइडियाज? सोना नहीं है यार प्लीज। नहीं सर। अच्छा रफी, बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज यू नीड टू रीड आउट द बुक एज वेल एज द स्लाइड्स। जो हमने स्लाइड्स अभी तक कवर किए हैं उसको आपने देखना है, हमारे जो लेक्चर है उसको देखना है, एंड उसके साथ उससे आपको जरा थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा एग्जैक्टली टाइप्स क्या है, एंड देन यू हैव टू राइट दैट डाउन। ये तो बहुत आसान आसान पार्ट है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड वेरी इजी पार्ट। द सेकंड पार्ट इज अ बिट टफ, नॉट टफ, बहुत ज्यादा टफ तो नहीं है, बट यू नीड टू डू दैट इन योर असाइनमेंट। और उस पर आपसे आपसे रिक्वायर्ड क्या है? आपसे रिक्वायर्ड है कि आपने जावा के अंदर एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आप एक फाइल को ओपन करें और उस फाइल से एक सेंटेंस, जैसे कि यहाँ सामने लिखा हुआ है, पाकिस्तान प्लेड वेरी वेल यस्टरडे हाउएवर इट लॉस्ट द मैच, इसको आपने प्रोग्रामेटिकली रीड करना है और एक और फाइल में राइट करना है। लास्ट लेक्चर में आप सबने मुझे तकरीबन यही बात बताई कि सर हमने कभी रीडिंग या राइटिंग ऑफ ए प्रोग्राम कभी जिंदगी में अटेम्प्ट नहीं की, ऐसा है? यस सर। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है प्रोग्राम आज से आपने शुरू करना है, ठीक है? नेक्स्ट वीक अगर मैं आपसे मुलाकात हुई और आप लोग मुझे कहे कि सर मैंने तो एक लाइन ऑफ कोड भी नहीं लिखा हुआ और मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है और पता भी नहीं है, तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल। मैंने इस असाइनमेंट के लिए 3 हफ्ते दिए हुए हैं आपको, ठीक है ना? एक हफ्ता गुजर चुका है, यू हैव अबाउट 2 more weeks टू गो, एंड नेक्स्ट वीक की क्लास में या नेक्स्ट हमारी जब भी क्लास होगी, आप सब लोगों को यहाँ पर मौजूद हो के आपने अपनी स्क्रीन पे मुझे दिखाना है कि आपने कितना कोड लिखा है, ठीक है? और वो कितना फंक्शनल है आपने मुझे समझाना है, ठीक है ना? अदरवाइज आपकी कॉपी शुदा असाइनमेंट जो है वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगी। चले जी, सर अब एक चलते क्वेश्चन कर हैं। सकता अगर हूँ? कोई, जी दोबारा बताइए। सर ये जो हम प्रिंट करते हैं पाकिस्तान प्लेड वेरी वेल, हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इससे सर हम करेंगे या इससे सीएमडी की मदद से? अच्छा देखिए, आपने जो सिस्टम डॉट आउट वाली की बात की तो वो बेसिकली आप बेसिकली प्रिंट करते हैं स्क्रीन के ऊपर, ठीक है ना? यस सर। यही प्रिंट आपने करना है सिस्टम डॉट आउट, और आपने जो है ये, लेकिन आउटपुट आपका जो होगा वो आपकी फाइल होगी, ठीक है ना? इस्तेमाल यही कुछ करना है आपने, लेकिन इसका जो यस सर। आउटपुट होगा वो एक फाइल होगी, और जो रीड होगा वो भी कीबोर्ड से नहीं होगा, वो भी रीड जो है वो फाइल से आप लेंगे। आपको बहुत ज्यादा एग्जांपल्स नेट पर मिल जाएगी, ठीक है ना? इट शुड ठीक है नॉट बी सर, दैट डिफिकल्ट, हम बट सर्च अगले करेंगे सर। हफ्ते आपका कोड मुझे नजर आना चाहिए, ठीक है? विदाउट एनी एक्सक्यूजेस, ठीक है ना? ठीक है चले सर। जी, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। कोई बात नहीं आयशा, आप कर लेंगी, ठीक है ना? देर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम फॉर एवरीथिंग, सो यू नीड टू गैदर अप योर स्ट्रेंथ एंड अटेम्प्ट दिस असाइनमेंट एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है ना? बजाय ये कि आप इसको इतना डिले करें, उसको पहले से आप अटेम्प्ट करें ताकि आपके लिए जो है वो आसानी हो जाए। जी, कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? यस सर। ठीक है, सही है। अच्छा, so we were in the last lecture, let me go through the things that we did. हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस कर रहे थे सीपीयू स्केड्यूलिंग, डिस्कस कर रहे थे कि यार हमारा जो सीपीयू है उसको हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करवाने की एक एफर्ट कर सकते हैं, ताकि एक तेज़ तरीन एंटिटी है सीपीयू, बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करती है एक आपके कंप्यूटर में, और हम चाहते हैं कि वो फारग जो है वो ना बैठी रहे, हम उससे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ले सकें, हम उससे मैक्सिमम ज़्यादा काम ले सकें, ठीक है ना? जिस चीज़ से आप ज़्यादा काम ले सकते हैं वो फ़ायदेमंद होती है। जिस तरह आपके घर में खड़ी हुई गाड़ी है, गाड़ी अगर आपकी सिर्फ 15 मिनट के लिए इस्तेमाल होती है तो वो जो है बहुत महंगी पड़ती है, लेकिन अगर आप उसको सारा दिन इस्तेमाल करें, जिस तरह करीब में इस्तेमाल होती है या जिस तरह टैक्सी ड्राइवर चलाता है या इन ड्राइवर चलाता है, तो उसको जो है उसका घर का खर्चा भी चल जाता है
और वो उसकी जो गाड़ी है वो भी उसको सस्ती पड़ती है। बिल्कुल वही हिसाब किताब जो है वो हम बेसिकली सीख रहे थे, बड़ी आसान सी बातें हमने सीखी थी। उसके बाद हमने सबसे पहली बात जो की थी वो हमने कहा था कि हमारे पास जो सीपीयू बर्स्ट क्या होता है, हमारे पास आईओ बर्स्ट क्या होता है। तो हमने सादा अल्फाज में कहा था कि सीपीयू बर्स्ट वो प्रोग्राम्स होते हैं जो कि सीपीयू के ऊपर ज्यादा टाइम गुजारना पसंद करते हैं, और आईओ बर्स्ट वो प्रोग्राम होते हैं जिनके आईओ ऑपरेशंस बहुत ज्यादा होते हैं। तो दो टाइप के हमने प्रोग्राम देखे थे, एक सीपीयू बाउंड प्रोग्राम थे और हमारे पास एक आईओ बाउंड प्रोग्राम थे जो हमने डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में भी। तो उसके बाद हमने कहा था कि हाँ जी, उसके बाद हमने कहा था कि हमारा टिपिकल कोई भी प्रोग्राम जब रन होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको जब रन करता है तो वो दो ही चीजें परफॉर्म करता है, या उसका सीपीयू बस्ट होता है जिस दौरान वो अपने सीपीयू के जो टास्क होते हैं उनको परफॉर्म करता है, या फिर वो जो है वो आईओ मोड में चला जाता है और वो अपनी आईओ डिवाइसेस जैसे कि स्क्रीन है, कीबोर्ड है, आपका ब्लूटूथ हो गया, आपका जो वाईफाई डिवाइस है, आपकी कोई और डोंगल अगर आपने लगाया है, उसकी उसकी जो ऑपरेशंस है उनको मैनेज करने के दो ही काम होते हैं एक प्रोग्राम के, और तो कोई काम नहीं होता। इसी की मैनेजमेंट का नाम जो है वो हम स्केड्यूलिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। हमने उसके बाद डिस्कस किया था कि हमारे पास एवरेज जो सीपीयू का जो बर्स्ट साइज होता है वो क्या होता है, ज्यादातर जो प्रोग्राम्स हैं उनका बर्स्ट टाइम कितना होता है। तो हमने हिसाब लगाया था कि यार ये जो ज्यादातर जो प्रोग्राम्स हैं उनको सीपीयू का इतना टाइम नहीं चाहिए होता है, थोड़ा सा चाहिए होता है, और उसके बाद जो है वो 1 मिली सेकेंड 2 मिली सेकेंड का सीपीयू बस टाइम होता है, जिसके बाद वो हम काम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। और यही वजह है कि आपके जो आजकल जो फ्लैगशिप फोन्स होते हैं, कोई आप मुझे बता सकते हैं आजकल का जो एंड्रॉयड में फ्लैगशिप प्रोसेसर कौन सा चल रहा है जी आजकल? कोई बता सकता है, किसी को इल्म हो तो, जो कंप्यूटर का शौकीन बंदा हो। आजकल फ्लैगशिप जिस तरह के आईफोन हो गया या कोई हुआवे का फोन हो गया, उनके प्रोसेसर का नाम आपको याद है? कौन सा प्रोसेसर होता है उसमें? जी, असद, एहतशाम, इसाक, नसीर, आप कुछ कहना चाहते हैं जी? नाम सुने सर होंगे यार, ये स्नैपड्रैगन का नाम सुना है हम लोगों ने कि नहीं? स्नैपड्रैगन का नाम सुना है? यस सर, ये जी हवा में होते हैं सर, हाँ सुना हो। हवा में फोन में। हुआवे में भी होता है स्नैपड्रैगन, हाँ जी कोई बात नहीं। स्नैपड्रैगन 865 जो है वो मेरे मोबाइल फोन में लगा हुआ है, 865 स्नैपड्रैगन। और आजकल जो है वो स्नैपड्रैगन जो है 898 जो है वो सबसे अप टू डेट है। या अगर आप आईफोन की एग्जांपल लें तो आईफोन के अंदर जो सबसे ज्यादा हमारे पास पावरफुल जो प्रोसेसर है तो उसका नाम जो है वो A14 बायोनिक, उसका नाम है A14 बायोनिक इज द फास्टेस्ट मोबाइल प्रोसेसर इन द वर्ल्ड बाय फार, थोड़ा बहुत नहीं, बाय फार, ठीक है ना। लेकिन इतने पावरफुल प्रोसेसर्स होने के बावजूद भी, इतने ताकतवर प्रोसेसर्स है, मेरे पास अपने मोबाइल में बहुत ज्यादा ताकतवर मोबाइल प्रोसेसर है। तो आपसे मेरा सवाल है कि मैं कि आपके ख्याल में इस प्रोसेसर को आमतौर पे मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकता हूँ या नहीं कर पाता? क्या ख्याल है आपका, कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता? आप लोगों से मेरा सवाल है, जबकि मुझे पता भी है कि मेरे पास इतना पावरफुल प्रोसेसर है, कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? शकील, नहीं सर, शहजाद। प्रोसेस इतना ज्यादा होते नहीं है। बिल्कुल, इवन इवन दो के प्रोसेसेस, इसकी वजह यह है कि प्रोसेसर्स इतने तेज हो गए, इतने फास्ट हो गए कि मैं चाहे पूरी कोशिश भी कर लूं, मैं पूरी कोशिश भी कर लूं तो भी मैं अपने प्रोसेसर्स को जो है मैं फुली उनको यूटिलाइज नहीं कर सकता। और आप बड़े हैरान होंगे कि मेरे पूरे हफ्ते में सबसे ज्यादा प्रोसेसर इस्तेमाल उस वक्त होता है जब ये जो आपके साथ में जो वीडियो जो है रिकॉर्ड होती है, इसको मैं अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करके, इसको प्रोसेस करके, इसको जो है इसका फॉर्मेट चेंज करके मैं जब यूट्यूब के ऊपर अपलोड करता हूँ तो उसमें मुझे इसको रेंडरिंग का काम कहते हैं, इस अमल को रेंडरिंग कहता है। और ये एक सीपीयू बाउंड प्रोसेस है जिसमें वीडियो फाइल्स को चेंज करना हो, उसको मॉडिफाई करना हो, तो इस प्रोसेस को हम रेंडरिंग कहते हैं। और उसमें ही फॉर द फर्स्ट टाइम जो है मेरा जो मोबाइल है वो थोड़ा सा हीट अप होता है, थोड़ी देर के लिए, यूं समझ ले कि 1 मिनट के लिए होता है। तो इससे आपको अंदाजा होता है कि यार प्रोसेसर बाउंड जो प्रोग्राम्स हैं वो कितने कम है। लेकिन पहली बात है आप आइडेंटिफाई जरूर कर सके। तो अभी आपको मैंने एग्जांपल दी कि जो आपकी वीडियो रेंडरिंग होती है, यूट्यूब की वीडियोस वगैरह लोग जो बनाते हैं, जो क्रिएट करते हैं, फिल्मों वगैरह में जो मूवीज बनाते हैं, उन सब के सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस हैं और उनमें सीपीयू बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन बाकी जो हमारे प्रोग्राम्स हैं जैसे वीडियो गेम्स वगैरह हो गई, इवन वीडियो गेम्स भी हमारे पास सीपीयू बाउंड ही है काफी हद तक। लेकिन हमारे पास जो नॉर्मल व्हाट्सएप हो गया या जो फेसबुक हो गया या टिकटॉक हो गया, दे आर ऑल आईओ बाउंड प्रोसेसेस।
और हमने डिस्कस किया था कि यार अगर हम जो है इनके दरमियान एक बैलेंस ना रखें, इनको एक तरह से दोनों को साथ लेके ना चलें, तो हमारा या सीपीयू फारग बैठा रहेगा या हमारे जो डिवाइसेस हैं वो फालतू बैठती रहेगी, कोई काम नहीं करेगी। ठीक है ना। चलो हम देखते हैं आगे हमने क्या देखा था, नेक्स्ट हमने क्या देखा था। ठीक है जी, हमने कहा था उसके बाद प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव का जिक्र किया था। प्रीएम्प्टिव का नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या था, हमने जिक्र किया था कि वो प्रोग्राम्स जो कि अपनी तबई उम्र पूरी करते हैं, जिस तरह एक इंसान पैदा होता है उसके बाद फौत हो जाता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, राइट। तो एक प्रोग्राम का, एक प्रोसेस का भी एक नेचुरल प्रोसेस होता है। वो उसको कोई कुछ कह नहीं रहा, वो पैदा हुआ, वो गया और आखिर में उसकी डेथ हो गई, टर्मिनेट हो गया। अगर उसको सीपीयू उसको ऑपरेटिंग सिस्टम किसी तरीके से डिस्टर्ब नहीं कर रहा, तो हम कहते हैं इसकी जो टर्मिनेशन हुई है, इसकी जो स्टेट्स हैं वो नॉन प्रीएम्प्टिव है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा भी था। और प्रीएम्प्टिव का मतलब ये होता है कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम उसको खुद जो है वो सीपीयू उससे छीन ले, उससे वो जो है सलाहियत ले ले, जिस तरह इंसानों में होता है कि अगर इंसान जो जुर्म करता है, कोई मुजरिम आदमी होता है, तो उससे हम आज़ादी छीन लेते हैं ना, उससे हम जिंदगी की आज़ादी छीन के उसको जेल में डाल देते हैं कि यार अब तुम इसके हकदार नहीं हो। इसी तरह प्रोग्राम अगर कोई ऐसी हरकत कर रहा है कि वो जो है इस बात का हकदार नहीं है, तो उसको हम साइडलाइन कर देते हैं। या अगर प्रोग्राम को अब लगते हैं कि यार इसको ज्यादा फेवर मिल रही है, तो हम उससे वो फेवर छीन लेते हैं, उससे वो फेवर ले लेते हैं, उस फेवर को हम डिवाइड कर देते हैं। जिस तरह इंसानों में होता है, हम अमीर लोगों से टैक्स लेते हैं और हम गरीब लोगों को देते हैं। हम कहते हैं ना यार अमीर लोगों को टैक्स देना चाहिए ताकि गरीब लोग जो है वो उनसे हम जो है उनकी वेलफेयर करें। एक कॉन्सेप्ट है, अच्छा है बुरा है, ये अलग एक अलग बात है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं अपने जिंदगी में। तो बिल्कुल सीपीयू स्केड्यूलिंग एग्जैक्टली यही चीज थी जो हमने प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग में हमने देखा था। अपॉलॉजीज फॉर माय वॉइस, आज मुझे काफी जुकाम है और गला मेरा खराब है, तो थोड़ी आवाज अगर मेरी बदली हुई फील आपको हो रही है तो थोड़ा सा आपको गुजारा करना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा जी, तो हमने डिस्पैचर का जिक्र किया था। हमने आखिरी जो हमारी बात हुई थी वो ये थी कि यार डिस्पैचर कौन होता है, और हमने कहा था कि यार जब हमें इस बात का एहसास हो जाए कि इस प्रोग्राम को सीपीयू देना है या इस प्रोग्राम से सीपीयू ले लेना है, तो इस काम को एग्जीक्यूट करने वाला जो शख्स होता है या प्रोग्राम होता है उसको हम डिस्पैचर के नाम से जानते हैं। और डिस्पैचर वो प्रोग्राम होता है जो जल्दी से उसको जो है उसका जो पीसीबी है उसमें वो इंफॉर्मेशन लोड करके वापस उसको रैम पे स्टोर कर देता है और दोबारा उसको रीलोड कर देता है। ये सारे टास्क जो हैं वो हमारे पास स्केड्यूलर के और डिस्पैचर के होते हैं। डिस्पैचर का टास्क क्या है, प्रोग्राम्स को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में लेके जाना, उनको इधर से उधर लेके जाना, प्रोसेस करना। और चूंकि इसका काम जो है वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट होता है, बहुत ज्यादा तेजी से इसको काम परफॉर्म करना पड़ता है, एक ही वक्त में हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस रन हो रहे होते हैं और उनके दरमियान स्विचिंग हो रही होती है, तो इसका बहुत ज्यादा तेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिस्पैचर आमतौर पे बहुत ही स्विफ्ट और एफिशिएंट होते हैं ताकि प्रोग्राम्स की स्विचिंग जो है वो जल्दी जल्दी कर सके, एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम को जल्दी जल्दी मौका दे सके। और इनफैक्ट ये इतने तेज होते हैं कि आपको कभी अंदाजा भी नहीं होता अपनी रियल वर्ल्ड में कि यार ये प्रोग्राम जितने भी मेरे रन हो रहे हैं ये बेसिकली एक साथ रन नहीं हो रहे, ये वन बाय वन इनको सीपीयू दिया जाता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है जैसे ये प्रोग्राम्स एक साथ रन हो रहे हैं। तो ये हमारा था डिस्पैचर। आज हमारा टास्क क्या है, आज हम उसको देखेंगे कि आज हमारा काम क्या है। टुडेज डिस्कशन इज अबाउट scheduling क्राइटेरिया और शेड्यूलिंग क्राइटेरिया। किस बेसिस के ऊपर हम अपने प्रोग्राम्स को सीपीयू दें, हम किस बेसिस पे हम उसको प्रायोरिटी दें, ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है। जिस तरह जिंदगी में हम कहते हैं ना यार, जिंदगी में हम लोगों को प्रायोरिटी कैसे दें। हुकूमत को हमेशा मसला होता है गरीबों को हेल्प करें या अमीरों को हेल्प करें, क्या हम मिडिल क्लास को हेल्प करें, किसकी हेल्प करें, किसको पैसों की ज्यादा जरूरत होती है। तो वक्त और टाइम के हिसाब से हम इसके क्राइटेरियाज बदल जाते हैं। अगर कोई मुल्क में कोई बड़ा मुसीबत आई हुई है तो हम उन मुसीबत ज्यादा लोगों की हेल्प करते हैं। अगर मुल्क में खुशहाली आई हुई है तो उसमें हम लोग, हमारा जो टैक्सेशन का तरीका होता है वो डिफरेंट होता है, मुख्तलिफ किस्म के। जिस तरह आप देखते हैं कि नवाज शरीफ जो है वो क्या करता है, नवाज शरीफ जो है वो आता है तो वो उसको जो है वो ब्रिजेस वगैरह बनाना पसंद है। इमरान खान आता है तो वो तालीम के ऊपर, दीज आर ऑल स्केड्यूलिंग। व्हाट आर दे स्केड्यूलिंग? दे आर स्केड्यूलिंग रिसोर्सेज। मुल्क के रिसोर्सेज को बेहतरीन तरीके से लगाने का अमल जो है वो हुक्मरान करता है या जो भी आपका जो लीडर होता है वो करता है। और मुख्तलिफ
लीडरान होते हैं और उनके मुख्तलिफ किस्म के जो है वो उनकी सोच होती है और उनके फॉलोअर्स भी उसी को प्रेफर करते हैं। कुछ लोग नवाज शरीफ को फॉलो करेंगे, कुछ कहेंगे यार नवाज शरीफ अच्छा है, कोई कहेगा इमरान खान अच्छा है, कोई कहेगा कोई और लीडर अच्छा है। तो उसका कोई एक राइट आंसर नहीं होता, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट पीपल। एंड पीपल का मसला ये होता है कि पीपल को आप कोई उसका क्राइटेरिया मेजर नहीं कर सकते, उसका कोई मैथमेटिकल फार्मूला आप डिफाइन नहीं कर सकते कि ह्यूमन हैप्पीनेस क्या है। लोग गरीब होकर भी खुश रह सकते हैं, लोग अमीर होकर भी खफा हो सकते हैं, बट कंप्यूटर की वर्ल्ड में हम इन चीजों को डिफाइन कर सकते हैं। कंप्यूटर की दुनिया में हम इसको मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं कि यार हम कैसे इन रिसोर्सेज को, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इनको हम किस तरह तकसीम करें ताकि सारे प्रोग्राम्स खुश रहें और एट द एंड ऑफ द डे हमारा जो यूजर है जिसके ये सब प्रोग्राम्स हैं वो भी आपसे सेटिस्फाइड रहे और वो भी आपके इस ऑपरेटिंग सिस्टम से हैप्पी रहे। तो सबसे पहला क्राइटेरिया जो है वो है हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन क्राइटेरिया। जो सीपीयू यूटिलाइजेशन, बड़ी सिंपल सी बात है कि हम चाहते हैं कि हमारा सीपीयू सबसे ज्यादा बिजी रहे। सीपीयू इज मोस्ट बिजी, सबसे ज्यादा बिजी रखने का जो अमल है वो हम रखना चाहते हैं कि हमारा सीपीयू। तो हम ऐसे एल्गोरिथम्स डिजाइन करें, ऐसे स्केजुलिंग एल्गोरिथम्स डिजाइन करें जिसपे हमारी सीपीयू यूटिलाइजेशन मैक्सिमाइज हो जाए, सबसे ज्यादा हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो दिस सीपीयू यूटिलाइजेशन, इस स्ट्रेटेजी को हम कहते हैं कि यार हमारे इस स्केजुलिंग क्राइटेरिया का मकसद ये है। दूसरा क्राइटेरिया जिस कॉल्ड थ्रूपुट। थ्रूपुट जो है वो अंग्रेजी का वर्ड है और इसका मतलब ये होता है कि एक खास टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा काम निकालने के अमल को हम थ्रूपुट कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप कहें कि यार पानी के पाइप की थ्रूपुट क्या होगी, जी पानी के पाइप की थ्रूपुट क्या हो सकती है जी? आप लोगों से मेरा सवाल, पानी का पाइप होता है ना, पानी की मोटर जो होती है, पानी की मोटर देखी है ना कभी, जो पंप के साथ लगी होती है, उसकी थ्रूपुट क्या हो सकती है जी? मुहिब, नसीर, नोमान, रफी जी? सर गैलन हो सकती है। हाँ बिल्कुल यार, बिल्कुल आसान सी बात है कि अगर एक पाइप में 1 मिनट में कितना लीटर पानी जाता है, अगर उसमें 1 लीटर पानी जाता है तो हम कहते हैं यार इसका थ्रूपुट जो है वो 1 लीटर पर मिनट है, सर ये टू डिपेंड करता है लीटर पर पाइप के मिनट ऊपर। है। हाँ पाइप पे डिपेंड करता है, मोटर पे डिपेंड करता है। मोटा पाइप होगा, बड़ा पाइप होगा, बड़ी मोटर होगी तो उसका थ्रूपुट ज्यादा बेहतर होगा। जो अच्छी मोटर होती है पूरी टैंकी जो है 2 मिनट में वो भर देती है, नीचे से पानी ऊपर ले जाती है, 2 मिनट के अंदर फुल हो जाता है आपका टैंक। तो इसका हम कहते हैं यार इसकी थ्रूपुट तो बहुत अच्छी है यार, ये तो इतना सारा पानी जो है वो लेके ऊपर चढ़ा देता है, तो इसको हम कहते हैं हाई थ्रूपुट। ठीक है ना? इसी तरह हमारे पास और भी बहुत सारे काम है। मिसाल के तौर पे कोई शख्स कहता है कि यार मैं जो है ये शख्स बड़ा तेजी से काम करता है या ये मशीन बहुत तेजी से काम करती है, तो हम कहते हैं यार ये अगर वो सपोज करें जमीन खोदने की मशीन है तो हम कहते हैं यार ये देखो इसने जो है वो इतने स्क्वायर क्यूबिक फुट मटेरियल जो है वो ऊपर पहुंचा दिया या इसने खोद दिया, तो आप कहते हैं यार देखो यार इसकी थ्रूपुट कितनी ज्यादा है, इतना ज्यादा खुदाई इसने कर दी, इस मशीन ने इतनी तेजी से कर दी, इसका थ्रूपुट कितना ज्यादा है। इस वक्त इस थ्रूपुट का मतलब क्या है? इस वक्त इस थ्रूपुट का मतलब है कि वो जमीन की खुदाई करने की कितनी सलाहियत रखता है। पानी की मोटर में कोई और थी क्राइटेरिया, तो सेम था, लेकिन उसके अंदर गोल कोई और था। जमीन खोदने की मशीन में क्राइटेरिया कोई और था और इंसान में कोई और क्राइटेरिया था। अगर इंसान ज्यादा काम करता है, सफाई का काम करता है, कोई और काम करता है, तो हम कहते हैं यार इसका थ्रूपुट कुछ और है। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी थ्रूपुट, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो क्राइटेरिया है, ऑपरेटिंग सिस्टम की डोमेन में जो क्राइटेरिया है वो ये है कि कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं जो कि 1 मिनट के अंदर कंप्लीट होते हैं, उसको हम थ्रूपुट के नाम से जानते हैं। कि कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस आप कंप्लीट करते हैं इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, 5 प्रोसेसेस, 6 प्रोसेसेस, 10 प्रोसेसेस, इसको हम थ्रूपुट के नाम से जानते हैं व्हेन इट कम्स टू योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड योर डिवाइस। तो हमारे स्केड्यूलर्स ये कह सकते हैं, ये कर सकते हैं कि यार वो चाहे कि आपका जो थ्रूपुट है वो मैक्सिमाइज हो जाए, you are able to perform a lot of programs in a given amount of time, and that is throughput maximization strategy. Next हमारे पास criteria that is called turn around time. टर्न अराउंड टाइम क्या है?
टर्न अराउंड टाइम का मतलब ये होता है कि जब आप, मिसाल के तौर पे आपने आपने कहा कि यार आज मैं मैकडोनल्ड से बर्गर खा के आता हूँ, तो आप मैकडोनल्ड का बर्गर खाया कभी आप लोगों ने? केएफसी से बर्गर खाया है? जी नहीं सर। नो सर। जी सर खाया है सर, पैकेज लगा था, हम गए थे सर। अच्छा, चलो अच्छी बात है यार, जो लोग नहीं गए यार, आप लोग भी केएफसी और इस चीजें से बर्गर क्यों नहीं खाते? सेहत के लिए अच्छा नहीं सर होता इसलिए बहुत नहीं खाते? बहुत महंगे महंगे होते हैं सर। तो यार आप, महंगा तो होता है लेकिन वो एक दफा कभी कभी बंदा खा सकता है, कोई बात नहीं ना, थोड़ा अच्छी ठीक है चीजें सर, भी खाया करें। खाएंगे। बाद में फिर जी इंसान सर, को शुगर हो जाता है, बीपी हो जाता है, फिर नहीं खा सकेंगे। हाँ अच्छे वक्त मिस्टर कॉर्ड से खाया है, अच्छा गुड। अच्छा एक बात तो आपसे मैं बताता हूँ, मिसाल के तौर पे जब आप मैकडोनल्ड की एंट्रेंस में आप दाखिल होते हैं और मैकडोनल्ड से जब आप निकलते हैं, तो आपको जितना टाइम लगता है ना, इसको हम कहते हैं कि ये मेरा टर्न अराउंड टाइम है, कि मुझे कितना टाइम लगा है बर्गर की दुकान में दाखिल होने में और कितना मुझे निकलने में लगा है। दिस इज कॉल्ड टर्न अराउंड टाइम। और आमतौर पे हम लोग टर्न अराउंड टाइम को कम से कम रखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि यार मेरा टर्न अराउंड टाइम जो है वो कम से कम हो, मैं कम से कम टाइम में बर्गर जो है वो मुझे मिल जाए। इसी वजह से आपने देखा होगा कि मैकडोनल्ड हो गया, केएफसी हो गया, पेशावर के अंदर जो है हार्डीज हो गया, उसके अंदर ड्राइव थ्रू भी होता है। ठीक है ना सैयद मलबूरी, ऐसा है ना सैयद नवाज? आपने हाथ भी खड़ा किया हुआ। जी होता है ना, हमारे पास ड्राइव थ्रूज भी होते हैं। ड्राइव थ्रूज में से कभी गए हैं कभी ड्राइव थ्रू में? जी बिल्कुल। ड्राइव थ्रू में क्या होता है, आप जो है वो, सैयद नवाज अभी तो आप कह रहे थे आपने कभी मैकडोनल्ड गए नहीं है और अभी आप कह रहे हैं मैं ड्राइव थ्रू में गया हूँ, ये कैसे हो सकता है? अच्छा, इंशाल्लाह खाऊंगा वजी बर्गर, गुड। अच्छा, तो ड्राइव थ्रू बेसिकली क्या होता है, आपने अगर कभी हार्डीज देखा हो पेशावर में, किसी ने हार्डीज देखा है पेशावर में? आप सब लोग पेशावर तो आते हैं ना? जी पेशावर में रहते हैं ना, हार्डीज देखा है कैंट, कैंट के अंदर जो है? नहीं सर। यार कैसे, हाँ देखा हुआ है आयशा, आपने देखा हुआ है। जी ये जो है आपका जो कैंट में पीएसओ है उसके साथ हार्डीज बर्गर है। तो आप क्या करते हैं, तो उसमें से उसका एक ड्राइव थ्रू है जिसमें आप गाड़ी गुजारते हैं और वहां पर आप जो है वो एक डिवाइस सामने आपके लगी होती है जिसमें माइक लगा होता है और आप उससे कहते हैं कि प्लीज मुझे फिलाना एंगस बर्गर दे दे। और वो आपको कहता है कि सर आप ऐसे करें, अपनी गाड़ी लेके अगले स्टेशन तक आ जाए और आपका बर्गर हम आपको रेडी करके देते हैं और आपको बर्गर आपको दिया जाता है। तो हार्डीज में चूंकि कम कस्टमर आते हैं तो हार्डीज जो है उसको तकरीबन 1 मिनट लग जाता है, जो है वो आपका 2 या 4 मिनट लग जाते हैं आपका ऑर्डर जो है वो उसको एग्जीक्यूट करने में। लेकिन मैकडोनल्ड चूंकि एक बड़ी चेन है और उसके पास जो है वो ज्यादा रश होता है, उसके पास काफी ज्यादा लोग होते हैं, तो उनका जो टर्न अराउंड टाइम है दैट इज लेस देन अबाउट 1 मिनट। 1 मिनट से भी कम टाइम, 1 मिनट से भी कम टाइम में आपका वो जो ऑर्डर है वो आप तक मिल जाता है। और इस 1 मिनट को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टर्न अराउंड टाइम, यानी कि कितना टाइम लगा आपको दाखिल होने से और निकलने से। तो कंप्यूटर में जब आप एक काम, एक टास्क आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को दिया है कि यार ये एग्जीक्यूट करो, तो टर्न अराउंड टाइम उसमें क्या मतलब होगा, उसमें टर्न अराउंड टाइम का मतलब ये होगा कि मैं कितना टाइम मुझे लगा है इस प्रोसेस को स्टार्ट हुए और एग्जीक्यूट होके वापस आने में कितना टोटल टाइम लगा है, इसको मैं टर्न अराउंड टाइम के नाम से जानता हूं। इसी तरह हमारे पास है दैट इज कॉल्ड वेटिंग टाइम। बड़ी सर ऑब्वियस सी बात है कि रेडी क्यू के अंदर, जी जी, सर ये टर्न अराउंड एनी टाइम जो क्वेश्चंस? है, ये हमारा प्रोसेस जो होता है, इसको स्टार्टिंग टाइम से लेकर जी एंडिंग टाइम यानी एग्जीक्यूशन टाइम जो होता है सर, वहां तक हम इसको काउंट कर सकते हैं टर्न अराउंड टाइम को। जी बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली यही हो सकता है कि आपका जो टोटल जो आपका एग्जीक्यूशन टाइम लगा है, लेकिन याद रहे इसमें हम एग्जीक्यूशन टाइम को हम देखेंगे। यहाँ पर एक चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा, हम इसमें ये नहीं कहेंगे कि उसका आईओ टाइम कितना है, ठीक है ना, क्योंकि आईओ टाइम जो है वो, ये चीजें जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल में तो नहीं है ना, कि एक प्रोग्राम जो है वो कितना टाइम लगाता है आईओ पे, ठीक है ना। हमारा मकसद ये होगा कि यार जब ये दाखिल होता है और जब ये एंड होता है तो ओवरऑल सीपीयू टाइम हमने इसको कितना दिया है, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है सर। फाइनली हमारे पास हाँ जी, वेटिंग टाइम, हमारा हम वेटिंग टाइम की बात करेंगे तो वेटिंग टाइम बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि वेटिंग स्टेट, यानी कि ये वो टाइम है जब आप
आईओ डिवाइसेस से फारिग होकर वेटिंग स्टेट में मौजूद है, इंतजार कर रहे हैं कि आपको जो है वो मुझे कब प्रोसेसर दिया जाए, मुझे कब प्रोसेसिंग के लिए मुझे प्रोसेसर हवाले किया जाएगा। इस टाइम को हम वेटिंग टाइम के नाम से जानते हैं और ये हम चाहते हैं कि ये मिनिमाइज हो जाए। जितना ज्यादा वेटिंग टाइम मिनिमाइज होगा उतना जो है वो आपका प्रोग्राम जो है वो खुश होगा, क्योंकि उसको जो है वो रेडी क्यू में इंतजार करने में सबसे कम टाइम लगा एंड ही वांट्स कि मुझे ज्यादा इंतजार न करवाया जाए रेडी क्यू के अंदर। लेट मी रिपीट दैट अगेन। वेटिंग टाइम क्या होता है? वेटिंग टाइम वो टाइम होता है जो आपका प्रोग्राम सीपीयू के इंतजार में रेडी क्यू के अंदर गुजारता है। रेडी क्यू अगर आपको याद हो, ये वो जगह होती है जहां से प्रोग्राम जो है वो डिस्पैच किए जाते हैं प्रोसेस होने के लिए। और अगर आपका वो प्रोसेस टाइम, अगर वो रेडी क्यू में आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम आपको जो है वो प्रॉपरली स्केड्यूल नहीं कर पा रहा। सो व्हाट वी वांट इज टू मिनिमाइज ओवरऑल वेटिंग टाइम, ठीक है ना। तो रेडी क्यू के अंदर जितना भी आपका टाइम गुजारने की बात हो रही है। एंड फाइनली रिस्पांस टाइम, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आप चाहते हैं कि रिस्पांस टाइम से मुराद क्या है, अगर आपका प्रोग्राम जब आपने हवाले किया है तो कितनी जल्दी आप उसको उसको सर्व करना स्टार्ट करते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड रिस्पांस टाइम। कि कितनी जल्दी आप उसको सर्व करते हैं, कितनी जल्दी उसको जो है आप पहले उसको उससे राब्ता करते हैं ताकि आप उसको प्रोसेसर दे सके। अच्छा, हम हमारा जो स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम जो भी होगा उसके लिए ऑप्टिमाइजेशन क्राइटेरिया क्या है, उसने किस चीज को ऑप्टिमाइज करना है। उसने मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन मैक्सिमाइज करनी है, मैक्सिमम थ्रूपुट अचीव करनी है, ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम्स जो है वो आपके एग्जीक्यूट हो रहे हो, मिनिमम टर्न अराउंड टाइम रखना है, जितना आपका जो टर्न अराउंड टाइम है उसको जो है वो वेट ना करना पड़े, मिनिमम हमारे पास वेटिंग टाइम हो, उसको रेडी क्यू में इंतजार ना करना पड़े, और मिनिमम रिस्पांस टाइम हो, जल्दी जल्दी जो है उसको आते साथ ही उसको जो है आप उसको रिस्पॉन्ड करें, उसको जो है प्रोसेसर दें या उसकी जो स्केड्यूलिंग है उसको मैनेज करें। दिस इज ऑल्सो द फैक्टर। अब इन 5 फैक्टरों में किस फैक्टर को हम किस सारे फैक्टरों को एक साथ लेके जाएं, कुछ फैक्टर्स को आगे बढ़ाएं, क्या करना चाहिए, ये एक अलग कहानी है। दिस इज ए सेपरेट स्टोरी। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कुछ इनमें से एक या दो जो एलिमेंट्स हैं उनको वो मैक्सिमाइज करते हैं, बाकी एलिमेंट्स की परवाह नहीं करते। कुछ जो है इनका एवरेज भी लेते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि इसका एवरेज लेते हैं कि यार मैक्सिमम यूटिलाइजेशन भी हो, थ्रूपुट भी हो, मिनिमम टर्न अराउंड टाइम भी हो, मिनिमम वेटिंग टाइम भी हो और मिनिमम रिस्पांस टाइम भी हो। इन्हीं फैक्टर्स का एक एवरेज निकाल के वो फैसला करते हैं कि यार हम ऐसा स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम जो है वो हम लेके चलते हैं जिसमें इन चीजों का जो एवरेज है वो सबसे कम आए, सबसे ज्यादा मिनिमाइज हो जाए। लेकिन इसका रियल वर्ल्ड में क्या सिचुएशन होती है? रियल वर्ल्ड में सिचुएशन बड़ी अजीब सी है और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो टाइम शेयरिंग सिस्टम जैसे कि हमारे पास विंडोज है या एंड्रॉयड है, तो उसमें हमें स्टडीज कुछ यूं बताती हैं कि अगर आप यूजर जो है वो किस चीज से ज्यादा तंग होता है, यूजर सबसे ज्यादा जिस चीज से तंग होता है वो होता है अनसर्टेनिटी। मैं रिपीट करता हूँ, अनसर्टेनिटी से यूजर बहुत तंग होता है। यूजर इस बात से तंग नहीं होता कि अगर उसको कुछ मिली सेकेंड्स अगर उसका प्रोग्राम ले लेता है एक्स्ट्रा तो उसको इस पे कोई खास मसला नहीं है। उसको प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका जो सीपीयू है या आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर रखना शुरू कर दे कि आमतौर पे वो प्रोग्राम जल्दी जल्दी कर रहा है, लेकिन एक या दो प्रोग्राम्स या कुछ कभी कभी किसी भी वजह से वो कुछ प्रोग्राम से बहुत ज्यादा टाइम लगाना शुरू कर दे। इसको हम कहते हैं रिस्पांस वेरिएंस। जब आपका एवरेज तो बहुत अच्छा हो, आपका एवरेज टाइम तो बहुत अच्छा हो, लेकिन उसके अंदर आउटलायर्स मौजूद हो, ऐसे प्रोग्राम्स की ऐसी एग्जीक्यूशन भी होती हो जिसका टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा लग जाए, जो एवरेज से बहुत हटकर हो, जिनका जो ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम है वो बहुत ज्यादा वैलिड हो, इस सिचुएशन को हम अवॉइड करते हैं क्योंकि यूजर इसको ज्यादा पसंद नहीं करते। यूजर कहते हैं कि यार कोई बात नहीं,
आप टाइम थोड़ा ज्यादा लगा लो, आई डोंट केयर, बट डू नॉट बी हाईली वेरिएबल। हम चाहते हैं कि आप ये उनके दरमियान जो फर्क है कि कभी वर्ड जो है वो 1 सेकंड में खुल जाता है और कभी वर्ड जो है वो 5 मिनट लगा के खुल रहा है या 4 मिनट लगा के खुल रहा है, तो दैट वेरियंस इज वेरी अनडिजायरेबल फॉर फॉर पीपल। ठीक है ना? तो मुख्तलिफ हमारे पास स्ट्रेटजीज है इसको इन स्केजुलिंग क्राइटेरिया को लेके चलने की। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट नाउ। हम लोग वन बाय वन कुछ एल्गोरिथम्स कवर करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास टिपिकली ये एल्गोरिथम्स कैसे काम करते हैं और किन ऑपरेटिंग सिस्टम्स में इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो लेट्स टॉक अबाउट स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। आई बिलीव आप लोगों ने ये शायद पहले किए भी होंगे। जी, आप में से कितनों ने पहले ये देखे हुए? जी सर फर्स्ट जी, कम कितनों ने फर्स्ट देखे आउट हुए सर, पहले ये से? एक क्यू में सर हम कर चुके डेटा स्ट्रक्चर में। अच्छा, आप डेटा स्ट्रक्चर, जी जी आयशा आपने भी पढ़ा हुआ है डेटा स्ट्रक्चर में। डेटा स्ट्रक्चर में जो है ना वो आपने बेसिकली जो पढ़ा था वो क्यूज थे और बिल्कुल इट्स अ वेरी गुड डेटा स्ट्रक्चर, इस पे कोई शक नहीं जो इस्तेमाल होता है। चलिए जी, लेट्स टॉक अबाउट दिस एल्गोरिथम। तो लेट्स बिफोर आई स्टार्ट लेट मी रिपीट दैट अगेन। हम अभी क्या कर रहे हैं? अभी तक हमने देखा, लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि हमारे पास ये फैक्टर्स हैं और इन फैक्टर्स को हम जो है वो इसको हम कुछ फैक्टर्स को हम मैक्सिमाइज करते हैं, कुछ फैक्टर्स को हम लोग मिनिमाइज करते हैं और इन ऑप्टिमाइजेशन क्राइटेरिया की बेस पे हमारे पास कुछ एल्गोरिथम्स हैं और उन एल्गोरिथम्स के अपने कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसानात हैं। तो हम जो है वन बाय वन इनको कवर करेंगे और डिस्कस करेंगे कि इनके क्या फायदे हैं और क्या नुकसानात हैं और ये कैसे काम करते हैं। सबसे पहला और सबसे मशहूर एल्गोरिथम जो है वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम। बिल्कुल इस तरह जिस तरह आप लोग कभी आप लोग तंदूर गए जी, बाजार में रोटियां लेने गए कभी? रोटियां लेने? हाँ सर, जो लाइन में जी खड़े होते हैं, जो पहले आते हैं वो लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ जी, बिल्कुल एग्जैक्टली। तंदूर जो है वो आपका रोटियां सर्व कर करके आपको देता जाता है और जो है रोटियां सर्व करने के लिए आपको एक लाइन में आप खड़े होते हैं और लाइन में वन बाय वन आपको जब आपका नंबर आता है तो आपको सर्व करके आपको सारी रोटियां दी जाती है। लेकिन सर आपकी आवाज नहीं आ रही। थोड़ा सा वेट कर ले रफी भाई, आ जाएगी ठीक है सर, अभी थोड़ा सा। हाँ जी बिल्कुल, मेरी आवाज आ रही है जी? जी जी, यस सर, कैन अभी यू हियर ठीक मी है। नाउ? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। यस सर। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, आई एम बैक, आई एम बैक। शेयर्ड हो रहा है, आपको नजर आ रहा है? अच्छा जी, तो हमने देखा था इस तरह हम तंदूर की एग्जांपल दे रहे थे कि इन मेनी वेज तंदूर जो है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड होता है और उसमें हम ये देखते हैं कि यार पहले आप आते हैं, आपको रोटियां दे के आप लोग चले जाते हैं। लेकिन हाँ, इसमें कुछ मसाइल आते हैं। उसमें मसाइल नंबर वन ये है कि यार किसी की प्रायोरिटी अगर ज्यादा है तो उस वक्त प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं कि यार एक मिसाल के तौर पे कोई आता है, वो कहते हैं यार मेरे मेहमान बैठे हुए हैं, आई वांट टू बी सर्व, जल्दी से मुझे सर्व करो, मेरी मजबूरी है, मेरे कोई मसले हैं और लेट मी गेट दैट रोटियां अर्ली ऑन। तो आप ऐसे भी करते हैं। लेकिन हम वो क्राइटेरिया, वो सिचुएशंस जो है वो हम बाद में देखते हैं। अभी हम एक नॉर्मल सिचुएशन देखते हैं। तो सबसे पहले में हम क्या करते हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे की जाती है वो भी बात की बात है। सो लेट मी टर्न ऑन द पॉइंटर। तो यहाँ आप एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं। We have two processes. One is called P1 and the next process is called P2. ठीक है ना?
दो हमारे पास प्रोसेसेस है और इन दो प्रोसेसेस में हमारे पास एक का बस टाइम 24 है और एक का बस टाइम 3 है। अब आप कहेंगे कि सर ये बस टाइम यहाँ पर क्या मतलब है? तो बस टाइम यहाँ पर ये है कि राइट नाउ एट एनी गिवन मोमेंट हाउ मच टाइम वुड इट टेक टू एग्जीक्यूट ऑन सीपीयू और हाउ मच टाइम P1 would take on the CPU for its execution। इसको हम यहाँ पर बस टाइम के नाम से जानते हैं। तो हम देखते हैं कि P1 को 24 मिली सेकेंड चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए ऑन द CPU और P2 प्रोग्राम जो है उसको चाहिए 3 मिली सेकेंड जो है वो हमें चाहिए। तो अगर हम इसको स्केड्यूल करें और इसकी हम स्केड्यूलिंग डायग्राम बनाएं तो हमारे पास क्या सिचुएशन बनती है? P1 जो है वो 0 से स्टार्ट होता है और 24 तक पहले 24 सेकेंड तक जो है वो आपका ये प्रोग्राम जिसका नाम है P2 वो जो है वो एग्जीक्यूट होगा। आई थिंक ये जरा थोड़ा सा ऊपर चला गया और हमारे पास P3 जो है वो मिसिंग है, तो लेट मी ऐड दैट P3 एज वेल। ठीक है, ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं, यहां पर ये P3 मिसिंग है। ठीक है, तो वो मैंने ऐड कर दिए। तो लेट सपोज यू हैव 3 प्रोग्राम्स, सॉरी प्रोसेसेस। P1 takes about 24 seconds, P2 takes about 3 seconds, and P3 takes about 3 seconds as well. And now I'm going to execute a first served, first come, first served scheduling algorithm. First of all, the P1 would take hold of the CPU and execute for the first 24th milliseconds. After the program has done its job, the CPU would be allocated to P2 and it would spend about 3 milliseconds further on. So 24 plus 3 कितना बनता है जी? 25, 26, 27. yes sir. So 27 जी, 27 is the overall duration जो अभी तक हो चुकी है। And next जो हमारे पास P3 है, it is also taking 3 seconds. So 27 के अंदर हम यहाँ तक आके हमारे पास 28, 29, 33 मिली सेकेंड्स जो है हमारे पास एग्जीक्यूट होते हैं। किसके? हमारे पास प्रोग्राम नंबर 3 के जो हमारे पास ओवरऑल। सो हम देखते हैं कि इन तीनों प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने में हमें 30 मिली सेकेंड्स लगे। बड़ा आसान सा एल्गोरिथम है, बिल्कुल वही तंदूर की तरह मामला है। और हमने पहले P1 को एग्जीक्यूट किया, P2 को किया। अब यहाँ पर टोटल वेटिंग टाइम P1 का क्या था? तो P1 का टोटल वेटिंग टाइम जो है वो 0 है। क्यों? इसने तो कोई इंतजार किया ही नहीं और आते साथ ही उसको CPU हवाले कर दिया गया, उसको तो वेट करना ही नहीं पड़ा 0 मिली सेकेंड। लेकिन प्रोसेस नंबर 2 को 24 मिली सेकेंड वेट करना पड़ा है, तब उसकी बारी आई है। प्रोसेस P2 को वेट करना पड़ा है, तब उसकी बारी आई है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मिसाल के तौर पे अगर आपके तंदूर पे एक आदमी आता है और वो कहता है कि यार मैंने शादी के लिए 25 रोटियां चाहिए, सॉरी मुझे 200 रोटियां चाहिए, तो जो बेचारा पीछे वाला होता है जिसकी सिर्फ 4 रोटियां होती है, वो क्या कहता है पीछे से? क्या कहता है वो कि यार तुम्हारी तो 200 रोटियां हैं, मेरी तो सिर्फ 4 रोटियां हैं, मुझे 4 रोटियां दे दो कि मैं चला जाऊं। ऐसा होता है कभी तंदूर पे? होता है ऐसे? Yes sir, होता है। बिल्कुल ऐसा होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि P2 बेचारा जो है उसको 24 मिली सेकेंड का लंबा इंतजार करना पड़ा है फॉर इट्स टर्न टू कम। और इसी तरह हमारे पास जो थर्ड प्रोग्राम है दैट इज कॉल्ड P3 प्रोग्राम जो है उस बेचारे की बारी तो सबसे आखिर में आई है और वो 27 मिली सेकेंड से लेकर 30 मिली सेकेंड के टाइम में किया और उसका जो वेट टाइम है वो 27 मिली सेकेंड का इंतजार किया है उसने, उसके बाद उसका नंबर आया। तो वेटिंग टाइम P1 का कितना? 0, P2 का 24 एंड फाइनली P3 का सिर्फ और सिर्फ तो नहीं 27, जो कि सबसे ज्यादा है, वो उसको करना पड़ा। और अगर आप इसका एवरेज निकालें P1 अगर आप रखें 0, 24 और 27 डिवाइड बाय 3 करें तो ये हमारे पास टोटल कितना बनता है? ये हमारे पास टोटल एवरेज वेटिंग टाइम जो है वो बनता है 17। हमारे पास एवरेज वेटिंग टाइम जो है वो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है 17 इज अ लॉट ऑफ वेटिंग टाइम, राइट और रॉन्ग? क्या ख्याल है जी, ज्यादा है कि कम है?
सर ज्यादा है दैट इज अ बिग प्रॉब्लम राइट, बहुत ज्यादा है। चले जी, आपको मैं एक सिचुएशन सर। देता हूँ जिसमें हमारे पास 4 प्रोग्राम्स होंगे, सॉरी प्रोसेसेस होंगे, और आपको क्या करना है कि उसको कैलकुलेट करना है। अच्छा, मैं ये आपके सामने मैंने एक प्रोसेस डायग्राम बनाई है, और आपने क्या करना है कि आपने इसका एक स्केड्यूलिंग स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करना है। मैं रिपीट करता हूँ, जिस तरह ये एग्जांपल मैंने आपको करके दी है P1 P2 और P3 की। अभी आपका टास्क क्या है कि ये जो मैंने आपके सामने P1 P2 P3 और P4 के 4 प्रोग्राम्स और प्रोसेसेस और उनके बस टाइम्स लिखे हैं, तो इसी तरह की जो एक डायग्राम है स्केड्यूलिंग डायग्राम, वो आपने मुझे कैलकुलेट करके बना दी है, और इसका एवरेज टाइम जो है वो भी आपने मुझे करके देना है, ठीक है ना। आपके पास तकरीबन 2 मिनट है इसको एग्जीक्यूट करने के, ठीक है जी। मैं आपसे एक एक से पूछूंगा। चले जी, स्टार्ट करें। पेपर पेंसिल निकालें अपने, पेपर निकालें, पेंसिल निकालें, शाबाश। चले जी, स्टार्ट हो जाए। सर इसका एवरेज वेटिंग टाइम 22 है। ठीक है, और इसका जो ये स्केड्यूलिंग डायग्राम जो है ये भी आप बना लें उसके बाद, ठीक है। सबको कर लेंगे, फिर आप मेरे साथ शेयर करें, ठीक है ना जी। उसके बाद आप लोग मेरे साथ शेयर करें। चले जी, असद, आयशा, सब लोग शुरू हो जाए। 2 मिनट बाद आपसे मुलाकात होगी। जी सैयद नवाज, आपको मेरी आवाज़ इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मैंने आप लोगों को टाइम दिया हुआ है कि आप लोगों ने ये जो आपके सामने प्रोसेसेस और उनकी बस टाइमिंग्स गिवन है, इसकी आपने एक स्केड्यूलिंग डायग्राम बनानी है, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल करके दी है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम के तहत, और उसका एवरेज वेटिंग टाइम जो है वो आपने कैलकुलेट करना है जी। ये आपका टास्क है। चले जी। हाँ जी। जी, आप में से किसी ने अगर किया और वो जो है हमारे साथ शेयर करना चाहे जी, क्या डायग्राम बन दिए जी। जी, पहला पहला कौन सा आएगा और उसके बाद किसका नंबर आएगा जी। लेट मी राइट इट डाउन। जी, पहले किस प्रोग्राम की बारी आएगी। सर P2 P1 की सर। आएगी। सर हम काम कर रहे, थोड़ा सा बाकी है। अच्छा, चलें, आप करें, आप लोग करें, ठीक है, कोई बात नहीं, आप करें, टेक योर टाइम। सर हमारे पास जिस प्रोसेस की का कम लगाना हो तो सर वो उसकी बारी पहले आएगी सर।
हाँ, असल में आपने जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया, दिस इज फर्स्ट कम फर्स्ट के सर्व, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग ये नहीं देख रहे कि हमारे पास टाइम कम लगेगा, हमारे पास जो पहले आएगा हमें उसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है ना। सही है ना, ये एल्गोरिथम ऐसा है। तो यहाँ सबसे पहले कौन आ रहा है, पहले आप देखिए कौन पहले नंबर पे आ रहा है, उसके बाद फिर आप वो करते जाए, ठीक है ना। चलिए आप डायग्राम खुद बनाए, फिर उसके बाद मैं आपको एग्जांपल करके भी दे दूंगा, लेकिन पहले आप जरा इसको खुद अटेम्प्ट करें। अच्छा जी, आई होप कि आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट अच्छे से कर लिया होगा। आपसे चले मैं इंडिविजुअली मैं सवाल पूछूंगा। चले जी, रफीउल्ला आप रफीउल्ला है, मुहिम हमारे सर साथ है जी। आयशा आपने तो किया है राइट? जी जी रफी जी जी सर मैं कर चुका हूँ। आप कर चुके हैं, वेरी गुड। अच्छा ये मुझे बताएं जी, शहजाद, ताज मोहम्मद, उमैर, उजैर, ठीक है। अच्छा पहले मुझे ये बताएं कि पहला प्रोग्राम जो है वो कौन सा होगा इसमें जी, फर्स्ट प्रोग्राम कौन सा होगा इसमें जी, विच वन वुड बी द फर्स्ट प्रोग्राम, पहले तो ये बताएं पहला प्रोग्राम कौन सा एग्जीक्यूट होगा, उसका जी नाम क्या है उस प्रोसेस का। आयशा जी सर आप मेरा बताएं। देखो, P1 जी आयशा ने आई थिंक सो लिखा है। सर मैंने लिखा है, रफी ने। जी आयशा, अच्छा जी जी, अच्छा जी क्या लिखा है जी, मुझे शायद आपका नजर नहीं आ रहा। रफी आपकी स्क्रीन में तो सिर्फ आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। सर ये तो शेयर किया है। या तो आप उसकी तरफ करें स्क्रीन पे जो आपने लिखा है ताकि नजर आए, अभी तो आप ही नजर आ रहे। ठीक है सर मैं शेयर जी करता आयशा हूँ। आप बताएं, आप लिख लें अगर आपकी आवाज नहीं आ रही। आयशा सर मैं जी, आयशा आप कौन आवाज सा नहीं आ प्रोग्राम रही होगा पहला जी, फर्स्ट प्रोग्राम कौन सा होगा। सर P1 जी अभी आ रही है आपकी आवाज, अब आ रही है। P1 होगा एग्जैक्टली, P1 जी पहला होगा। अब ये मुझे बताएं कि P1 कितने सेकंड लेगा जी। P1 हमारे पास पहले 6 सेकंड जो है 0 वो किसका, वो कौन सा प्रोग्राम लेगा P1, उसके बाद कौन सा प्रोग्राम आएगा जी। रफी आप बताएं, रफी प्रेजेंट। अच्छा सर P2 रफी आप आएगा। प्रेजेंट ना स्टार्ट करें, आप उसके बजाय वो कर लेंगे क्योंकि वो फिर जो है ना क्या, हाँ ठीक है, सर सही है, P2 बिल्कुल आएगा। सही है, फाइन ठीक है। रफी आपका नजर आ रहा है बिल्कुल। हमारे पास पहला P1 जो है वो हमारे पास 6 सेकेंड है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आपने कहा कि P2 है, P3 है और फाइनली P4 है, राइट ऐसे ही है जी। हम सर इसको 17 करते 17 हैं सेकंड। हाँ जी बिल्कुल। तो हमारे पास सबसे पहले P1 था, उसके बाद हमने P2 जो हमारे पास है जो कि 3 सेकेंड्स का है, ठीक है, दैट इज 3 सेकेंड्स हमारे पास हो गया P2। ये ओवरऑल चटा P3 हो गया, 6 + 3 हमारे पास हो गया। यहाँ पर हमारे पास 9 मिली सेकेंड्स है ओवरऑल जो हमारे पास हो गया। उसके बाद हमारे पास P3 जो हमारे पास P3 चला दैट इज 8 सेकेंड्स, 8 मिली सेकेंड्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 17, ठीक है ना। थोड़ा सा ये दोबारा राइट अप करते हैं क्योंकि यहाँ जरा थोड़ा सा नजर सही से नहीं आ रहा। लेट मी erase that. So if I have to write it down, you have a program, ये हमारे पास जो P1 है that is taking about 6 milliseconds। इस पॉइंट पे ओवरऑल टाइम कितना हो गया, 6 मिली सेकेंड लगा। 6 के बाद हमारे पास हो गया 3 मिली सेकेंड्स,
जी, तो ये 6 + 3 हमारे पास 9 हो गया, यानी कि P1 यहाँ पर हुआ, P2 ठीक है 3 मिली सेकेंड है, उसके बाद हमारे पास 8 मिली सेकेंड है, ये हमारे पास 17 मिली सेकेंड हुए टोटल। That is P3 has ended now, and now you have P4, which is taking about 9 milliseconds. 17 + 9 क्या था जी? ठीक है जी, तो ये 26 हमारे पास आ गया 26 सर। P3 has अच्छा जी, आपसे मैं पूछूं कि इसका वेट टाइम जी, व्हाट इज द वेटिंग टाइम फॉर द प्रोसेस P1 जी, कितना है जी सर P1 P1 का का 6। वेटिंग टाइम? ताज मोहम्मद वेटिंग टाइम जीरो सर। 0 सर। 0 सर सॉरी। वेटिंग टाइम है उमैर, ये पेपर जी सैयद नवाज क्या कह रहे थे आप? सर P1 का वेटिंग टाइम 0 है और जी वो जितना टाइम लेगा तो वो 6 सेकेंड सर। ठीक है, बिल्कुल आपने सही बताया। ताज मोहम्मद, व्हाट डू यू थिंक? मोहम्मद सॉरी, ताज मोहम्मद, आर यू विद अस? जी सर। अच्छा लगता है वो उमैर, उमैर जी सर। जी जी अच्छा जी, तो नसीर आप मेरे साथ है? नसीर आफरीदी? यस सर। हाँ जी, जी ये मुझे बताएं कि P2 का क्या है जी? सर जी 6। P2 का वेट टाइम क्या है? 6 सर। हाँ जी बिल्कुल ठीक आपने बताया, ठीक है ना। सो एंड फाइनली P3 का हमारा 17 आ जाता है, और P4 जो है, जो हमारे पास ओवरऑल P4 बेचारे का जो टाइम है वो 17 आ जाता है। और अगर हम इसका एवरेज निकालना चाहें तो बड़ी आसान सी बात है, हम सबके जो वेट टाइम्स हैं उनको आप डिवाइड करेंगे, और आई थिंक आपने आंसर उसका निकाल लिया हुआ है। सो दिस इज व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन दिस अप्रोच। ये तो बड़ा अच्छी अप्रोच है, इसमें कोई मसला नहीं है, बड़ी आसान है, इम्प्लीमेंट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो सर है वो ये है कि ये जो है वो, हाँ, इसका जो एवरेज वेटिंग टाइम है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर आपका एक भी ऐसा प्रोग्राम आ जाए जिसका साइज बहुत बड़ा हो, तो ये जो है टोटली जो है ना खराब हो जाती है। जिस तरह एक तंदूर है, उसमें अगर एक बंदा भी शादी की रोटियां लेने आ जाए तो आपका सारा जो है बाकी जितने भी लोग हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसी तरह कोई एक बड़ा प्रोग्राम जो है वो इसको डिस्टर्ब करने की जो है वो सलाहियत रखता है। दैट इज वन ऑफ द बिग प्रॉब्लम, और ये हम इस एग्जांपल में जो है वो रेडीली देखते हैं। वी हैव 3 प्रोसेसेस, वन इज P1, P2 एंड P3। P3 इज टेकिंग, अगर हम इसी प्रोग्राम जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था, अगर हम उसको ऑपोजिट लें, तो अगर हम देखें तो अब P2 जो है उसको अगर हम पहले मौका दे दें, P3 को हम दोबारा पहले मौका दे दें, और आखिर में P1 को मौका दें, तो हम देखते हैं कि हमारा एवरेज टाइम जो है वो सिर्फ 3 रह जाता है। 3 जो है हमारे पास एवरेज टाइम रह जाता है। और उसकी वजह क्या थी? पहले क्या थी हमारा एवरेज टाइम? पहले हमारे पास था एवरेज वेटिंग टाइम 17, और हमारे उसी एग्जांपल का अब एवरेज टाइम 3 है। इसका मतलब है हमारा एल्गोरिथम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत ज्यादा जो है उसकी जो टाइमिंग्स हैं वो बदल जाती हैं। अगर आपके प्रोसेसेस में से कोई एक ऐसा प्रोसेस आ जाए जिसका बस टाइम बहुत ज्यादा हो, तो यहाँ प्रॉब्लम है, दैट इज देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। तो इसको हम कॉनवॉय इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। कॉनवॉय इफेक्ट का मतलब होता है कि अगर हमारे पास एक लॉन्ग प्रोसेस है, एक बड़ी गाड़ी है और बाकी सारी छोटी गाड़ियां उसके पीछे फंस गई हैं, तो वो बड़ी गाड़ी जो है वो डिक्टेट करती है बाकी छोटे गाड़ियों को, जो है वो उनकी स्पीड को डिक्टेट करती है। जिस तरह जीटी रोड पे आप देखते हैं, जीटी रोड में अगर आप ट्रक के पीछे फंस जाएं, आप लोग जो ड्राइविंग करते हो आपको अच्छी तरह पता है, तो क्या होता है, आप उस ट्रक की स्पीड के बराबर आपको आना पड़ जाता है, बिकॉज दैट ट्रक इज वेरी वेरी स्लो कंपेयर टू द अदर कार्स। तो अगर हमारे पास, लेट्स सपोज कि हम एक एग्जांपल देखते हैं और हम देखते हैं कि किन और सिचुएशंस में ये एल्गोरिदम फेल हो जाता है या पुअरली सर परफॉर्म करता है। तो लेट्स एज्यूम, सर जी जी कोई क्वेश्चन है आपका? यस सर। सर इसको हम शॉर्टेज जॉब फर्स्ट कह सकते हैं।
नहीं, अभी हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम की तरफ नहीं आए रफ़ी। अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे उसी हमारे पास जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड एल्गोरिथम है, हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं। और हम उसमें सिचुएशन ये देख रहे हैं कि अगर हम कुछ प्रोग्राम, अगर हमारे पास कोई प्रोग्राम आए हैं, सर हमने इसका पहले अपोजिट एग्जांपल हम ली थी, देख रहे उन्हीं हैं, चलो प्रोग्राम ठीक है। अगर हम अपोजिट देख रहे हैं एग्जैक्टली, यस सर, हम जो है वो अभी जो शॉर्टेस्ट फर्स्ट वाला एल्गोरिथम है वो हमने अभी डिस्कस नहीं किया हुआ, ठीक है सर। ठीक है ना। तो हम सिर्फ ये यहाँ पर कॉन्सिक्वेंस क्या देख रहे हैं कि यार ये एल्गोरिथम में कितना बड़ा फ्लॉ है कि अगर जो है वो अरेंजमेंट ऑफ द प्रोसेसेस बदल दी जाए तो कितना फर्क आ जाता है इसके अंदर। तो ये तो एल्गोरिथम का फ्लॉ है ना, प्रॉब्लम है, इशू है इसके अंदर। तो हम यहाँ पर कॉन्वॉय इफेक्ट को डिस्कस कर रहे थे कि लेट्स सपोज अगर आपके पास एक सीपीयू बाउंड प्रोसेस आ जाए और बहुत सारे आईओ बाउंड प्रोसेस आ जाए, तो आप देखते हैं कि क्या होता है, फ्लो क्या होता है। लेट्स सपोज आपके पास एक सीपीयू बाउंड प्रोसेस है, सीपीयू बाउंड, और बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं छोटे छोटे जो कि आईओ बाउंड प्रोसेसेस हैं। ये हमारे पास सीपीयू है, सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस है, और ये हमारे पास आईओ बाउंड प्रोसेसेस हैं। और क्या नतीजा निकलता है इनके दरमियान इंटरेक्शन में। तो होता क्या है कि लेट्स सपोज अगर सीपीयू प्रोसेस ने सीपीयू को अपने इख्तियार में ले लिया तो वो सीपीयू को लेके बैठा रहेगा, काम करता रहेगा, और बाकी जितने भी प्रोग्राम्स हैं जो कि वो इस सीपीयू के इंतजार में रेडी क्यू के अंदर इंतजार करेंगे। किस बात का इंतजार करेंगे कि यार ये साहब फारिग होंगे तो हमारी बारी आएगी। 50 मिली सेकेंड लगा के खूब इंतजार करा के जब उन प्रोग्राम्स की बारी आएगी तो वो क्या करेंगे, वो अगेन वो जल्दी से सीपीयू को इस्तेमाल करेंगे और फारिग हो जाएंगे, क्योंकि उनका तो सीपीयू का इस्तेमाल इतना ज्यादा नहीं था। और वो सीपीयू का इस्तेमाल करके फौरन अपनी आईओ डिवाइसेस की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि वो तो आईओ ड्रिवन प्रोसेसेस हैं या आईओ बाउंड प्रोसेसेस हैं। आईओ प्रोसेस खत्म करने के बाद जब वो दोबारा सीपीयू की उनको जरूरत पड़ेगी थोड़े से काम के लिए, लेकिन वो आएंगे तो वो फिर सीपीयू जो है वो बिजी किया हुआ है, आपके उस बड़े प्रोग्राम ने सीपीयू को दोबारा ऑक्युपाई करके वो बैठा हुआ है, और दोबारा आपका वो जो आईओ बाउंड प्रोसेस थे वो कहेंगे यार हमें फिर लाइन में लगना पड़ेगा। ये क्या बात हुई, अभी हमने इतनी लाइन लगा के हम आए थे, 2 सेकंड सर्व हुए, दोबारा हम जब आए हैं तो हमें दोबारा इन्होंने लाइन में लगा के रख दिया है। तो इस कॉन्वॉय इफेक्ट की वजह से जो इफेक्ट होगा, नतीजा क्या निकलेगा, उसका नतीजा ये निकलेगा, सबसे पहला नतीजा ये निकलेगा सीपीयू का टाइम बहुत वेस्ट होगा। यानी कि वो जो सीपीयू जो है वो दरमियान में फारिग बैठा हुआ है। कब फारिग बैठा हुआ है, जब आपके प्रोग्राम्स को सीपीयू की जरूरत थी उस टाइम वो जो बड़ा प्रोग्राम जब फारिग होके चला जाता है और छोटा प्रोग्राम जो है वो जल्दी जल्दी सीपीयू फारिग होके आईओ डिवाइसेस को ऑक्युपाई कर लेते हैं। तो सीपीयू वाला बाउंड प्रोग्राम वो बेचारा आईओ डिवाइसेस के इंतजार में बैठा रह जाता है, और आईओ डिवाइसेस वाले जो प्रोग्राम्स हैं वो सीपीयू के इंतजार में बैठे होते हैं। तो दिस इज द वर्स्ट सिचुएशन इन विच दिस एल्गोरिथम फेल्स मिजरेबली। क्या सिचुएशन हुई, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। सिचुएशन कुछ यूं है कि एक प्रोग्राम आपका है वो सीपीयू का शौकीन है और बाकी सारे प्रोग्राम जो है वो आईओ के शौकीन है। जब सीपीयू वाला प्रोग्राम सीपीयू ऑक्युपाई करता है तो बेचारे आईओ वाले प्रोग्राम इंतजार करते हैं कि भाईजान आप सीपीयू को फारिग करें। बट व्हेन द सीपीयू गेट्स वेकेंट एंड दीज प्रोग्राम्स यूटिलाइज योर सीपीयू फॉर द टाइम बीइंग, तो वो दोबारा जैसे आईओ डिवाइसेस की तरफ चले जाते हैं तो सीपीयू बेचारा क्या करता है, सीपीयू के ऊपर तो दोबारा उस साहब ने जो बड़ा प्रोग्राम था उसने आना था, लेकिन वो प्रोग्राम अब आईओ डिवाइसेस के चक्कर में बैठा है। वो आईओ डिवाइसेस के इंतजार में है कि वो फारिग होंगे तो मैं अपनी आईओ का काम खत्म करूंगा, तब ही मैं सीपीयू को इस्तेमाल कर सकूंगा। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉ इन दिस एल्गोरिथम, कि अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसके अंदर ऐसे प्रोग्राम्स कुछ हो जो कि सीपीयू बाउंड हो और कुछ प्रोग्राम्स हो जो आईओ बाउंड हो, तो ये आपस में इनका जो इंटरेक्शन है वो ये इंश्योर करता है कि सारे प्रोग्राम्स का जो ओवरऑल वेटिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है। दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस एल्गोरिथम। Now coming to the next algorithm, which is called shortest job first scheduling algorithm. Shortest job first algorithm जो है वो बड़ा आसान है, बड़ी आसान सी बात है। तो हम क्या करते हैं कि हम
हर प्रोसेस को उसका जो भी सीपीयू बस टाइमिंग होगा, जो उसका जिसका सबसे कम होगा, उसको हम सीपीयू उसके हवाले कर देंगे, उसको हम दे देंगे। तो अब इस एल्गोरिथम में क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हैं? सबसे पहला फायदा ये है कि यार ये सीपीयू बर्स्ट को चूंकि प्रायोरिटाइज कर रहा है, तो हमारे ख्याल में कि ये काफी हद तक इंप्रूवमेंट होगी पिछले एल्गोरिथम से सीपीयू यूटिलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इसका ये होता है वो ये होता है कि यार इसको कैसे पता चलेगा कि मेरा जो प्रोग्राम है उसको कितना सीपीयू बर्स्ट रिक्वायर्ड है। हमें पिछले एल्गोरिथम में ये जानने की जरूरत नहीं थी शुरू में कि यार हमारा सीपीयू बर्स्ट टाइमिंग किसी भी प्रोसेस का कितना होगा, ये हमें जानने की किसी सूरत में कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन अब हमें जरूरत पड़ेगी। इस एल्गोरिथम की रिक्वायरमेंट है कि वो पहले ये पूछता है कि भाई आपको कितनी देर के लिए सीपीयू चाहिए, क्योंकि वो उसके मुताबिक आपकी स्केड्यूलिंग को परफॉर्म करेगा, आपकी स्केड्यूलिंग को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन याद रहे कि अक्सर प्रोग्राम्स को ये इंफॉर्मेशन बिफोर हैंड नहीं होती कि उनको इस काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। तो दैट इज वन ऑफ द बिगर इश्यूज इन शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम। एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा जी, इसकी सिचुएशन आपको समझ आ जाएगी। सो यू हैव अ प्रोग्राम P1 और P1 जो है उसका बस टाइम 6 है, P2 का हमारे पास बस टाइम 8 है, P3 का हमारे पास बस टाइम 7 है और P4 का हमारे पास 3 है जी। तो बड़ी आसान सी बात है, जिसमें से सबसे कम बस टाइम जो है वो P4 का है, तो हम सबसे पहले P4 की बारी लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास सबसे जो छोटा बस टाइम है जो बाकी हमारे पास है उसमें हमारे पास 6 है, तो हम उसको उसकी बारी आएगी। उसके बाद हमारे पास कौन कौन से रह गए, हमारे पास P2 और P3 रह गए, जिसमें से हमारे पास सबसे कम बस टाइम जो है वो 7 है, तो हम P3 को एग्जीक्यूट करेंगे। एंड फाइनली हमारा जो प्रोग्राम है प्रोसेस नंबर 2 जिसका बस टाइम 8 है, उसकी बारी आई है और उसको हम सीपीयू हवाले करेंगे। बड़ा सिंपल सा, एलिगेंट सा, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम है। और हम देखते हैं कि इसका एवरेज वेटिंग टाइम इज ओनली 7 मिलीसेकंड। सिर्फ 7 मिलीसेकंड का हमारे पास इसका एक टाइमिंग है, जो कि हम कहते हैं कि इंतहाई बेहतरीन है, बेहतरीन तरीके से ये जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है। चले एक एग्जांपल आप लोग इसको एग्जीक्यूट करें, उसके बाद हम जो है आगे चलेंगे। P2 है, चले जी। ये आपके पास प्रोसेसेस हैं और उनकी बस डायग्राम मैंने आपके सामने, बस टाइमिंग मैंने मेंशन कर दी है। इसको आपने इसका एक स्केड्यूलिंग डायग्राम जो है वो प्लीज आप जरा क्रिएट करें जी, स्केड्यूलिंग चार्ट जी। यू हैव अबाउट 1 मिनट।
जी सर, हो गया सर। जी, आर यू डन? हाँ जी, जी सर, हो गया सर। क्या आता है जी, बड़े आसान सी डायग्राम है। हाँ जी, बिल्कुल आसान सी डायग्राम में आप लोग मेरे ख्याल में सभी जो है उसको कंप्यूट करने में कामयाब हो चुके होंगे। नॉट मच जी डिफिकल्टी सर, इन हो दैट। गया सर। अच्छा यहाँ पर, हाँ जी, अच्छा यहाँ पर हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? What is the biggest problem in this algorithm? The biggest problem in this algorithm is the estimation of the length of the CPU burst. कितना CPU burst होगा किसी एक प्रोग्राम का, और ये कोई भी प्रोग्राम आपको exactly ना खुद बता सकता है कि यार मेरा CPU burst कितना होगा, because this timing is dependent on dynamic reason. ये फिक्स्ड कहानी नहीं होती, ये आपकी उस कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंडेंट होता है जो आप उस वक्त कर रहे होते हैं, और ये फिगर जो है वो नोन नहीं होती। तो आप प्रोग्राम जो है वो आपको सफिशिएंटली एडवांस पे नहीं बता सकता कि यार मुझे कितनी देर के लिए सीपीयू इस टाइम रिक्वायर्ड है। तो इस सिचुएशन को हल करने के लिए ये एल्गोरिथम क्या तरीका करता है? वो ये तरीका करता है कि वो नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट को एस्टिमेट करने की एक कोशिश करता है कि यार मैं सीपीयू बर्स्ट को कैलकुलेट करने के लिए मैं एक अंदाजा लगाता हूँ, एक एस्टिमेट लगाता हूँ, और इसको इस एस्टिमेट को हम करने के लिए टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल एवरेजिंग टेक्निक। एक्सपोनेंशियल एवरेजिंग टेक्निक एक ऐसा तरीकेकार है जिसकी मदद से हम प्रीवियस सीपीयू बर्स्ट की लेंथ की बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि हमारी नेक्स्ट जो सीपीयू बर्स्ट की जो टाइम होगी वो कितनी है। मिसाल के तौर पे लेट सपोज हम कहते हैं कि टी एन जो है, टी एन हमारे पास एक्चुअल लेंथ है nth सीपीयू बर्स्ट की। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं T1, तो T1 का मतलब क्या होगा? T1 का मतलब है कि पहली सीपीयू बर्स्ट जो थी आपकी उसका साइज क्या था, उसकी लेंथ क्या थी, तो आप कहेंगे 2। तो इसका मतलब है T1 उसका ये था। अगर आप पूछें कि यार उसी प्रोसेस का T2 है वो क्या था, तो आप कहेंगे यार इसका T2 3 था। ठीक है, T2 इसका 3 था। T4, T5 मुख्तलिफ इसके जो बर्स्ट होंगे एक ही प्रोसेस के, वो आप जो है वो आपको नोन होंगे। अब आप कहेंगे ये नोन कैसे होंगे? वो नोन इसलिए होंगे कि आप इसको मेजर करके इसका काउंट रखेंगे। मिसाल के तौर पे नेटफ्लिक्स अगर स्टार्ट हो रहा है तो नेटफ्लिक्स ने पहले सीपीयू बर्स्ट में 3 मिली सेकेंड्स लगाए, तो ये आपने अपने पास नोट डाउन करके रख लिए कि यार इसने पहली दफा जो है वो 3 मिली सेकेंड्स लगाए हैं। अब इस शख्स से इस एल्गोरिथम ने अंदाजा लगाना है कि अगर इसने पहली बारी में 3 मिली सेकेंड लगाए थे तो अगली बारी में कितने लगाएगा? दोबारा 3 लगाएगा, 2 मिली सेकेंड लगाएगा, 5 मिली सेकेंड लगाएगा, या इससे भी ज्यादा वैल्यू आएगी। तो हम ये अंदाजा लगाने के लिए फॉर्मूला डिफाइन करते हैं। टी हमारे पास टाउ n प्लस 1 हमारे पास वो प्रिडिक्टेड वैल्यू है जो कि हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, जो कि हम T1 की मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं कि टाउ T2 है हमारे पास, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, अगर मैं इसको T1 की बेसिस पे मैं T2 कैलकुलेट करना चाहता हूं तो इसकी बेसिस किस पर होगी? इट वुड बी डिपेंडेंट ऑन T1। ठीक है, इट वुड बी अ प्रिडिक्टेड वैल्यू, इट वुड बी अ प्रिडिक्टेड वैल्यू। प्रिडिक्ट करना है जी आपने। ठीक है, किसको प्रिडिक्ट करना है? टाउ T2 को। ठीक है, टाउ T2 जो कि n+1 पे आता है, बेसिस करता है, इसको हमने प्रिडिक्ट करना है बेस्ड ऑन T1 और Tn जनरेट अगर हम बात करें। ठीक है, यहां पर हम एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसका नाम है अल्फा। अल्फा अल्फा एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा जिसकी रेंज 0 भी हो सकती है, और ये एक्सटेंड करता है अपने आप को 1 तक। 0 से लेकर 1 तक ये एक मल्टीप्लायर हम डिफाइन करते हैं, जो कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक फॉर्मूला में जिससे हमें हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यू मिलेगी। मिसाल हम लेते हैं, मिसाल हमारे पास ये आपके सामने एक फार्मूला गिवन है। तो Tn+1 को हम कैलकुलेट करने के लिए क्या कर रहे हैं? हम कहते हैं कि Tn+1 Tn इज इक्वल टू 1 में हमने अल्फा मल्टीप्लाई बाय Tn प्लस 1 माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बाय
एन, ये सॉरी टी इज इक्वल टू 1 नहीं है, टी एन प्लस 1 है, ठीक है। तो यहां पर किन किन फैक्टर्स को आपने लिया है? सबसे पहले अल्फा। अब आप कहेंगे सर ये अल्फा की वैल्यू हमने क्या लेनी है? सर हमें कौन सी वैल्यू लेनी चाहिए? 1 लेनी चाहिए, 0 लेनी चाहिए, या दरमियान में क्या लेना चाहिए? चलिए इस डिस्कशन को हम थोड़ा सा डिले कर दें। दूसरी वैल्यू क्या देखते हैं? टी एन। हम देखते हैं कि हमारी जो n+1 प्रिडिक्शन के लिए जाहिर है हमें अपनी प्रीवियस रियल सीपीयू बस्ट की वैल्यू मालूम होना मस्ट है। तो हम टी एन की वैल्यू जो है वो हमारे पास नोन है, हमें इस बात का ऑलरेडी पता है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और चीज भी हमने लेनी है, वो ये है कि हमने 1 माइनस अल्फा जो हमने पिछली प्रिडिक्शन की थी, हमने जो पिछली प्रिडिक्शन की थी उसको भी हमें अपने मद्देनजर रखना पड़ेगा कि हमारी पिछली प्रिडिक्शन क्या गलत थी या ठीक थी। ठीक है ना, टी एन रियलिटी है और टी एन टाउ एन जो है वो हमारे पास एक प्रिडिक्शन है, और हमें उस प्रिडिक्शन को भी मद्देनजर रखना पड़ेगा और उसको भी इस फॉर्मूला में डालना पड़ेगा। उससे हमें अंदाजा होगा कि हमारी टाउ n+1 की वैल्यू क्या है। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। ये आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? सर आ रही है। जी सर। अच्छा, यहां पर लेट सपोज अगर हम एग्जांपल लेते हैं, हम कहते हैं कि हम अल्फा को अगर 0 ले लें, लेट सपोज हम अल्फा को 0 ले लें तो क्या होगा? यहां पर अगर आप अल्फा को 0 वैल्यू डालते हैं, लेट सपोज करें, तो क्या नतीजा निकल सकता है? व्हाट वुड हैपन इफ वी पुट इनटू दिस फार्मूला? तो सबसे पहला काम होगा, अगर हमारे पास टाउ n+1 है और यहां पर आप अल्फा को 0 ले लें, तो ये हमारे पास टी एन की जो भी वैल्यू है, लेट सपोज वो 1 है, तो एक तो वो 0 हो जाएगी। अगर इस फार्मूला में लेट सपोज मैं डालता हूं तो क्या नतीजा निकल रहा है जी हमारे पास? ये हो गया 0, 1 माइनस 0, तो ये हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय जी क्या आ रहा है आपके पास वैल्यू? यहां पर ये फार्मूला ये बता रहा है कि हमारी जो प्रिडिक्शन है Tn+1 वो एग्जैक्टली उतनी ही होगी जितनी हमारी प्रिडिक्शन थी पहले, जितनी Tn की जो प्रिडिक्शन थी एग्जैक्टली n+1 की भी वही प्रिडिक्शन है। तो आप कहेंगे सर इसका क्या मतलब है? Tn+1 जो है ये तो हमारी नई प्रिडिक्शन और पुरानी प्रिडिक्शन जो है वो सेम है, ये क्या बात हुई सर? ये तो समझ नहीं आई। ठीक है, इसका क्या मतलब है? ये देखिए, ये मैंने वैल्यू निकाली है ना, आपके सामने डिराइव की है, ठीक है ना। हमने ये कहा कि Tn+1 इज इक्वल टू, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम अल्फा को 0 रखते हैं तो वो आपकी जो रिसेंट हिस्ट्री है उसको वो काउंट नहीं करता, ठीक है ना, उसको वो कंसिडरेशन में नहीं लेके आता। ठीक है, जो हमारे पास ये एल्गोरिथम, अगर हम इसको बिल्कुल 0 रख रहे हैं, अल्फा की वैल्यू को हम लोग 0 रखें, तो उस सूरत में वो अपनी प्रीवियस जो प्रेडिक्शन है उसको कंसिडरेशन में नहीं रखता, बल्कि वो कहता है कि यार अगर उसने पिछली बार 3 सेकंड लगाए थे तो इस बार भी जो है वो 3 सेकंड लगाएगा और उसमें कोई भी चीजें जो है वो चेंज नहीं होगी। सेकंड पार्ट, अगर हम अल्फा की वैल्यू को 1 रख दें तो क्या नतीजा निकलेगा? अगर हम अल्फा की वैल्यू को 1 रखते हैं तो क्या नतीजा निकलेगा? उसका नतीजा ये निकलेगा कि हमारी जो वैल्यू है वो Tn+1 यानी कि आपकी जो प्रिडिक्टेड टाउ की जो वैल्यू है, प्रिडिक्टेड जो बस टाइमिंग है, वो इक्वल होगी आपकी एक्चुअल Tn के। यानी कि अगर पिछली दफा आपका रिजल्ट जो है वो 3 आया था, अगर पिछली दफा आपका रिजल्ट जो है वो 3 आया था, तो आपकी अगली दफा प्रिडिक्शन भी जो है यही होगी कि अगर इसने पिछली दफा 3 इस्तेमाल किया है तो अगली बार भी इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो बस टाइमिंग है वो भी 3 होगी। जिस तरह हम कहते हैं यार आज इस बंदे ने अगर 5 रोटियां खरीदी हैं तो अगली बार भी ये 5 रोटियां लेने आएगा, क्योंकि इसके घर में शायद 5 लोग हैं, इसलिए बार बार ये 5 रोटियां लेके आ रहा है। तो अल्फा की वैल्यू जो है वो अगर 1 हो
तो इसका नतीजा ये नहीं। इसका मतलब है कि आपकी जो एक्चुअल लास्ट सीपीयू बस्ट है सिर्फ वो ही जो है वो काउंट किया जाएगा एज अ प्रिडिक्टर, ठीक है। जो आपका लास्ट वैल्यू आएगी हम एज्यूम करेंगे कि अगली बारी में भी यही वैल्यू आएगी। ऑब्वियसली वो बदल भी सकती है, चेंज भी हो सकती है। सो ये दो एक्सट्रीम केसेस है। अल्फा अगर 0 हो तो हिस्ट्री काउंट नहीं होती, कुछ भी काउंट नहीं होता, बस आपने टाउ की जो वैल्यू शुरू में सेट कर दी है 1 मिलीसेकंड सेट कर दी है, हमेशा प्रेडिक्शन वही आएगी। और दूसरी एक्सट्रीम क्या है, अल्फा अगर 1 हो तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में हमारे पास जो आपके पास जो वैल्यू थी टी की एन की वही वैल्यू हम यूज करेंगे। एक एग्जांपल आप हम इससे ले लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मिसाल के तौर पे हमारे पास P1 है और हम कहते हैं कि इसका जो T1 इसका जो है वो 3 सेकेंड है, ठीक है ना। हम कहते हैं यार इसका 3 सेकेंड है, तो अगर हम सपोज करें इसका निकालते हैं हम Tn+1 है ना हमारे पास, तो ये हमारे पास होगा Tn+1 T2 हो जाएगा, राइट। हम इसका T2 अगर हम कैलकुलेट करते हैं कि यार इसकी प्रेडिक्शन क्या होगी, तो अगर हमारे पास अल्फा जो है वो 0 हो, अल्फा हमारे पास 0 हो, तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो ये होगा कि टाउ n जो है या टाउ 1 जो है वही हमारी प्रेडिक्टर, हमारी सेकंड प्रेडिक्टर जो है यानी T2 जो है हमारी जो सेकंड बस्ट की प्रेडिक्शन है वो उतनी होगी जितनी T1 है। अब आप कहेंगे सर ये टाउ 1 की वैल्यू कहाँ से आएगी फिर, सर ये टाउ 1 की वैल्यू तो हमने कोई कैलकुलेट की नहीं है। तो इसका जवाब ये है कि वो आपने एल्गोरिथम में हार्ड कोड कर दिया है कि यार टाउ 1 की वैल्यू लेट्स सपोज 2 मिलीसेकंड है जी, बस टाउ 1 की वैल्यू 2 मिलीसेकंड है और हम पहले से इसको हार्ड कोड करके रख लेते हैं, हम हार्ड कोड करके रख देते हैं। बस हर दफा हम कहेंगे भाई हमारे पास जो T2 है उसकी वैल्यू ये देखो यार, ये देखो 2 आ गई, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक एक्सट्रीम है। दूसरी एक्सट्रीम क्या है, दूसरी एक्सट्रीम आपके सामने मैंने यहां पर गिवन है। दूसरी एक्सट्रीम क्या है कि आपने अल्फा अगर हमारे पास 1 है और T1 हमारे पास उसी तरह 3 है, तो टाउ 2 जो है वो क्या होगा, अल्फा हमारे पास 1 था, 1 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास Tn यानी कि T1 3 है, तो प्रिडिक्शन क्या होगी जी, प्रिडिक्शन ये है कि T2 जो है वो क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 होगा। यहां पर आप क्या प्रिडिक्ट करें, आप यहां पर यही प्रिडिक्ट करें कि यार पिछली बार इसने 3 मिलीसेकंड लिए थे T1 में, इसका बस टाइम 3 था, तो मैं प्रिडिक्ट करता हूं कि इसका जो प्रिडिक्टेड बस टाइम है जिसको हम टाउ 2 के नाम से जानते हैं वो भी 3 होगा। और फाइनली ये भी हम प्रिडिक्ट करते हैं, और अब वो प्रिडिक्शन सही होती है कि नहीं एक अलग सवाल है, लेकिन आमतौर पे इस फार्मूला को हम लोग हमेशा इस फार्मूला को करने के लिए वैल्यू जो हम लेते हैं अल्फा की वो हाफ लेते हैं, 1/2 इसकी वैल्यू जो है वो आमतौर पे ली जाती है। इसका फार्मूला बेसिकली इसकी वही फार्मूला की जो एक्सपेंशन है वो अल्फा Tn प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा Tn माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन। आप इसी को फार्मूला को एक्सपेंड भी कर सकते हैं, लेकिन खैर मैं उसमें आपको लेके नहीं जाऊंगा। बताने का मकसद ये था कि यहाँ पर एवरेजिंग एक्सपोनेंशियल कैलकुलेशन कैसे की जाती है। अगली क्लास में हम जब आएंगे इंशाल्लाह तो हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे और हम देखेंगे कि प्रीएम्प्टिव शॉर्ट जो हमारे पास शॉर्ट बस टाइम स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम जो है उसमें प्रीएम्पशन का क्या कॉन्सेप्ट है और उसको हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। अभी तक की क्लास में कोई क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज पूछ सकते हैं जी। एनी क्वेश्चंस? नहीं सर नहीं है, थैंक यू। चले मैं आप लोगों की जरा थोड़ी सी अटेंडेंस वगैरह ले लूं, ठीक है ना, ताकि वो मेरे पास थोड़ा सा रिकॉर्ड रहे, मेरे साथ रहेगा। बाय द वे आप लोगों को शीट मिल गई है, मैंने आपके साथ शीट शेयर कर दी थी लास्ट, मिल गई थी जी आपको? जी सर असाइनमेंट वाली नहीं आपको मैंने अटेंडेंस, अच्छा अटेंडेंस शीट और मार्क्स शीट आपको मैंने नहीं सेंड की, मैं शेयर कर दूंगा। मार्क्स शीट मैंने सेंड कर दी है जिसमें मैं आपके मार्क्स वगैरह लगाऊंगा, ठीक है ना। आयशा मौजूद है, मुझे पता है। मोहम्मद नसीर, नसीर आप हैं मेरे साथ? हाँ बिल्कुल है जी। अब्बास जी, अब्बास नहीं है। अच्छा जी, हसन